ये आकाशवाणी है। क्यों, किस लिए, आज प्रस्तुत है श्री श्याम फड़के के मराठी नाटक कशासाठी कोणासाठी का हिंदी अनुवाद। कशासाठी कोणासाठी नाटक को आकाशवाणी रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1987 में मराठी भाषा में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक क्यों, किस लिए। लीलू, ओ लीलू, लीलू। मुझसे कुछ कहा वीनू? अरे उठो, सो मत। अरे हम दोनों सोने के लिए आए क्या? उठो, नहीं तो मैं गुदगुदा कर हंसाऊंगा तुम्हें। देखो ये सोने दो ना। गाड़ी की लय में मगन हो गई थी, इसलिए आंख लग गई। अरे नींद को मारो गोली। देखो तुम सोगी नहीं लीलू। माँ, क्या करते हो तुम? कितनी जोर से चिकोटी भरी है। अब जागी। अच्छा मैं खिड़की खोलता हूँ। तुम गाड़ी की रिदम सुनो अब। लीलू, मुझे महसूस होता है ये गाड़ी हमसे प्रश्न पूछती है। क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए। अरे हंसने की क्या बात है लीलू, ठीक से बैठो ना। वो सारा बोझ मुझ पर मत डालो। तुम्हारी जुल्फें गुदगुदाहट कर रही हैं मुझे। क्या कर रही हो? तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। इस गाड़ी की आवाज को तुम जैसा समझोगे वैसे ही शब्द सुनाई देंगे। अच्छा, तो फिर सुनो। क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए। ए वीनू, खिड़की बंद कर दो ना। अच्छा, अब बताओ इस प्रश्न का उत्तर जो गाड़ी की लय के साथ सुनाई दे रहा है। क्यों, किस लिए। बताऊं? तेरे लिए, मेरे लिए। तेरे लिए, मेरे लिए। तुम कुछ भी कहो लीला, हमारे हनीमून की यात्रा की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आज की तारीख अपनी डायरी में लिख कर रखूंगा, 10 अक्टूबर 1953। आज के दिन तुमसे मिला जवाब मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। सच? अगर मैं चिकोटी ना भरता तुम तो गहरी नींद में सोई होती ना। क्या करूं वीनू, कल रात की नींद अधूरी है अभी। कल की नींद अधूरी या आज की रात का इंतजाम। शैतान कहीं की। अच्छा चल, आलू बड़ा खाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आना, आधा आधा खाएंगे। सच्ची वीनू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। औरतों की ये एक आदत बहुत खराब होती है, हमें कुछ देना हो तो उसी समय तुम लोगों की ना। अच्छा बाबा दो। बाबा? लीला, अभी तो अपना हनीमून बाकी है। अरे ऐसे तकिया क्यों मारती हो? बात मत करो ऐसे तुम। बहुत शैतान हो तुम। मैं ऐसा? तुम श्रीमती लीला देशपांडे मेरी वजह से हुई। हाँ, यदि 1 माह पहले कोई कहता कि मैं लीला जोशी नामक लड़की से जल्दी ही रजिस्टर्ड शादी करके उसे हनीमून के लिए ले जाऊंगा तो उसके साथ मैं 100 रुपए की शर्त लगाता। और वो शर्त तुम हार जाते। ऐसी शर्तें हारने में भी मजा है। सच? सच नहीं। इन 10-12 दिनों में घटनाएं एक के बाद एक ऐसी घटी जिनसे मैं बहुत कुछ सीख पाया, बहुत कुछ जाना मैंने। क्या? यही हमेशा ममता में ही दिखाई देने वाले कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। अरे
अपनी पसंद की लड़की की भी कोई जात पात होती है? कल परसों तक मुझे मालूम नहीं था कि तुम किस जात की हो और मैं किस जात का। वो भी सब तुमने बताया तब मालूम हुआ। ये बात तो मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी, पर हमेशा लगता था कि इस कारण से हम दूर हो गए तो। जानते हो विनू, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। मैं तुम्हारे पास दौड़ती आई और बीच में ही भूकंप आया और धरती फट गई। मेरे शरीर पर बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं। कभी कभी तो गहरी खाइयों में गिर जाती थी मैं। और मैं क्या कहता था? सिर्फ देखता रहता था। तुम तो कहीं दिखाई ही नहीं देते थे। सपने में भी नहीं। लीलू, मेरे मन में भी ऐसी एक बात थी। अच्छा? पर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारी चिट्ठी आई और फिर कैसे फटाफट हो गया। वीनू, इस समय मेरे घर में क्या हो रहा होगा ये सोच भी नहीं सकती। अरे जाने दो लीलू, अब वो घर तुम्हारा नहीं, हम दोनों का घर, वो तुम्हारा घर। फिर भी वीनू, कुछ दिन तो घर की याद आएगी ही ना। वीनू, मैंने तुम्हारे लिए घर ही नहीं छोड़ा, सारे नाते रिश्ते भी तोड़े हैं। कौन है? साहब, चाय कॉफी नाश्ता कुछ चाहिए? लीलू, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय कॉफी? कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई, थैंक यू। ए लीलू, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, घर की याद आ गई। रोज दोपहर में माँ के लिए चाय बनाती थी। जानते हो वीनू, जिस दिन तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात उन्हें मालूम हुई, उस दिन से उन्होंने मेरी चाय लेना बंद कर दी। और माँ ही नहीं, घर के सब लोग एकदम बदल गए, जैसे मैं कोई अपराधिन थी। और मेरा अपराध था कि मैंने एक ऐसे युवक से शादी करने का निश्चय किया जो मेरी पहचान का, मेरी पसंद का था, जिसके साथ मेरे विचार मिलते थे। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे घर के सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे, और फिर कारण एक ही, तुम अच्छे हो पर दूसरी जात के हो बस। ये लोग आसपास आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? ये लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़कर किताबों में ही रखते हैं। अपना मानसिक विकास करें, मन बड़ा करें, जात पात, झूठे रीति रिवाज छोड़ने का प्रयत्न करें, ये उन्हें क्यों नहीं सोचता? मेरे घर में भी यही बात है। मेरे घर में मेरे एक दोस्त के पलंग पर बैठते ही मेरी माँ की भौहें तन जाती हैं। अच्छा? हाँ, पर सच कहूं लीलू, तुम्हारे घर वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हारे घर में अच्छा बना हुआ मैं तुमसे शादी करने के लिए कहते ही यकायक बेकार कैसे हो गया? हमारे एक रिश्तेदार ने तो बवंडर खड़ा कर दिया था। अच्छा? मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ ये पता लगते ही हमारे घर दौड़ते हुए आए। अप्पा, माँ, शोभा ताई, मुझे, हम सभी को बुलाकर क्या कहा मालूम है? क्या? अभी मैं लिली की शादी अपनी जात के एक फर्स्ट क्लास लड़के से करवाए देता हूँ। हाँ, लड़का दिखने में उतना अच्छा नहीं, पर बहुत ही धनवान है। और पता नहीं क्या क्या गुण बताए लड़के के। इस तरह के लोग शादी करवाना यानी नहाने वहाने जैसा काम समझते हैं। नंबर लगा कर रखना, हो गया एक का नहाना, चलो भाई दूसरा कौन, तैयार रहिए, जल्दी कीजिए। वैसे तुम्हारे अप्पा को ये सब पसंद आया होगा? नहीं, बल्कि अप्पा ने कहा, विशु भाई, लड़का देखे बिना और हमारी लीला को पसंद आए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग केवल गणित जानते हैं लीला। वीनू, कब सुधरेंगे ये लोग? सुधरेंगे, हम शुरू करेंगे लीलू। हम यानी तुम और मैं? हाँ, तुम और मैं। हमारे पूर्वजों को समझ में ना आया, या ध्यान में आकर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर ऐसा हम करेंगे लीलू, तो हमें कोई माफ नहीं करेगा। हमें बदलने हैं ये जात पात और झूठे रीति रिवाज। इनकी छाया तक हम अपने घर में नहीं आने देंगे। हमारे बच्चों पर भी आधुनिक विचारों के संस्कार होने चाहिए। क्यों हंस क्यों रही हो तुम? किसी का कुछ अता पता नहीं, और हमारे बच्चे। लेकिन तुम तो पहले मुझे बाबा कह चुकी हो।
गलती हो गई बाबा। फिर बाबा। छोड़ो ना, अरे प्लीज छोड़ो। अरे देखो देखो कोई आ जाएगा। अरे अरे कोई नहीं आएगा, दरवाजे अच्छी तरह से बंद हैं। रेल के दरवाजों का कोई भरोसा नहीं। न चाहने पर भी खुल जाते हैं ये। तुम्हें कब अनुभव हुआ? मुझे नहीं, दूसरों से सुना है। अच्छा रुको, खिड़की खोलती हूँ। हाँ खोलो, यानी मेरी पसंद की रिदम भी सुनाई देगी। क्यों, किस लिए? और फिर तुम जवाब दोगी? मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए। चलो चलो लीलू, वो देखो अपना डिब्बा। जी। अरे भाग भाग बंडू, चल जल्दी कर, गाड़ी छूटने का समय हो गया है। उसी डिब्बे में अपनी सीट से। माँ, मेरी चप्पल गिर गई। ओहो, कहाँ डाल दी चप्पल? एक नंबर का पागल है तू। कहाँ गई तेरी चप्पल? पता नहीं। शायद गाड़ी के नीचे ना चली गई हो। मूर्ख कहीं का। अजी आप देखिए ना जरा। अरे वो देखो पीछे तो है। हाँ। अच्छा जल्दी करो। माँ पहन लो। ओ हाथ में ले लेना। मैंने कहा गाड़ी छूट रही है, जल्दी कर, चप्पल संभाल अपनी। क्यों दे रही हो माँ? चल ना अंदर। अच्छा चढ़ तो गया। वो देखो हमारी सीट्स 22, 23 और 24। लेकिन बाबा, हम तो 4 हैं। आप, माँ, बेबी और मैं। और सीट सिर्फ 3। बक बंद कर अपनी। जल्दी से बैठ जा जगह पर। अच्छा। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? जरा वो बैग को वहाँ मत रखिए, मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास बेबी है, अपने पास रखिए बैग। हाँ ये ठीक है। हाँ पैरों के पास रख लीजिए। ठीक है, अब ठीक है। माँ, हाँ। मुझे खिड़की के पास बैठना है। खिड़की विड़की कुछ नहीं मिलेगी। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जा। नहीं माँ, मैंने कहा ना चुप करके बैठ। अरे उसे क्यों मारती हो लीलू? बच्चा है वो। मेरा तो अभी भी मन खिड़की के पास बैठने को करता है। आपका मन क्या करता है ये मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। अब जरा बेबी को ले लीजिए ना। बंडू, तू अपनी जगह पर ठीक से बैठता है कि नहीं? फालतू में इधर उधर मत घूम। कहा ना खिड़की नहीं मिलेगी। आज बेबी को ले रहे हैं ना। लाओ, बहुत देर से सो रही है। हाँ जब से घर से निकले हैं तभी से सो रही है। हाय मेरे तो हाथ भी दुखने लगे। आओ आओ मुन्ना, इधर आओ। तुम्हें खिड़की के पास बैठना है ना? आओ आओ बैठो बैठो। और अपने बाबा को भी इधर अपने पास बैठने के लिए कह दो। मैं उधर तुम्हारी माँ के पास बैठ जाती हूँ। अच्छा। माँ, देखो मैं खिड़की के पास बैठ गया। अच्छा अब ढंग से बैठ। अच्छा। और खिड़की से बाहर सिर मत निकालना। हाँ, कोयले के कण आँख में आ जाएंगे। सुनो जी, मैं यहाँ चादर बिछा देती हूँ, बेबी को उस पर सुला दीजिए। ठीक है। आप लोग कहाँ जाने के लिए निकले हैं बहन जी? अपनी कुलदेवी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा वहाँ देवी माँ से हमें अपनी बेबी के लिए मनौती मारनी है ना? बंडू बोलने दो बहन जी, बच्चे बड़े भोले होते हैं। जी कुछ भी बोलता रहता है। मनौती वगैरह कुछ नहीं बहन जी। दरअसल बात यह है कि मेरी ये लड़की जन्म से बोलती नहीं। उसे देवी माँ के चरण स्पर्श करवाने हैं। वैसे तो सभी तरह के इलाज भी करवा रहे हैं। श्रद्धा भी एक उपाय है, वो भी कर लेते हैं। बाबा, वो देखिए, पेड़ भाग रहे हैं। पेड़ नहीं भाग रहे बंडू, हम भाग रहे हैं। हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो गाड़ी में बैठे हैं। पर गाड़ी हमें लेकर भाग रही है। और केवल हमें लेकर भाग ही नहीं रही, बल्कि भागते भागते पूछती है क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए। ऐसा क्यों पूछती है बाबा? कहिए ना बाबा, ऐसा क्यों पूछती है? वो कहती है बेटे कि मैं तुम्हें इतना दूर दूर ले जाती हूँ, पर तुम ये यात्रा किस लिए करते हो, क्यों करते हो? ये हमें बताना होता है। सुनो जी, मुझसे कुछ कहा लीलू? वो
परसों बसंत भाई क्या कह रहे थे? बाबा बताइए ना। बंडू, बाबा को तंग मत कर। उधर देख खिड़की के बाहर। अच्छा। क्यों जी? हो, ये आप खिड़की के बाहर क्या देख रहे हैं? कुछ मैं नहीं, आपसे पूछ रही हूँ ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये तो आपकी हमेशा की आदत है, कुछ बताएंगे नहीं। और उधर बसंत भाई साहब हैं, अपनी पत्नी को सब कुछ बता देते हैं। भाभी जी के कहने पर वो एकदम कठपुतली की तरह गर्दन हिलाते हैं और वही सब करते भी हैं। हंसिए हंसिए, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर। मैं भी ऐसी कठपुतली बन जाऊं, तुम्हारी यही इच्छा है ना? अच्छा बताता हूँ भाई। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि देवी माँ के पैरों पड़कर मनौती मारने से बेबी क्या बोलने लगेगी। तो ये सवाल उन्होंने मुझसे क्यों नहीं किया? लेकिन तुम्हारा जवाब मैंने उन्हें दे दिया। तुमने? हाँ, क्योंकि मैंने भी तुमसे यही सवाल किया था और तुमने जवाब दिया था कि ये प्रयास करने में क्या हर्ज है। मुझे वो जच गया और इसीलिए तो हम निकले हैं। खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरे के काम में रोड़ा अटकाना। भाभी जी ने भी ताना कसा था मुझ पर। हाँ? जानबूझकर मेरी ओर देखकर कहा, पढ़े लिखे समझदार भी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अरे ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं नहीं भूल सकती। उन्हें मालूम है हमने क्या क्या इलाज करवाए हैं। कितने डॉक्टर, वैद्य, होम्योपैथी, सभी का इलाज कराया, कुछ बाकी नहीं रखा। अब मेरी माँ ने अनुभव से कहा कि ये उपाय करो, तो ये भी तो करके देखना है ना। अरे उसके लिए मैंने कभी मना किया है क्या? तुम्हारी माँ ने सुझाया, हमने माना। दादा ने कहा, वो भी सुना हमने। अरे भाई, अपने लोगों के विचार हमारी अच्छाई के लिए होते हैं। अब उनके बताए मार्ग स्वीकार करना है या नहीं, ये तो हमें ही तय करना है ना। अब दादा को पसंद नहीं था, फिर भी हम आए ना। पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? देखो लीलू, हमारी शादी को 11 बरस हो गए। 11 साल पहले तुम्हारी माँ और अप्पा मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ के साथ दुर्घटना हुई, तब मैंने उनकी इतनी सेवा की जितनी तुम भी ना कर सकी। सेवा करते समय मैंने माँ और अप्पा की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सच्चे रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं होते लीलू। वहां एक दूसरे को कहे गए शब्दों का हिसाब किताब नहीं रखा जाता, वरना वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। माँ ठीक हो गई और हमारे ऊपर की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब बंडू और बेबी दोनों माँ के कितने लाडले हैं। बेबी बोलना शुरू करे, ऐसा उन्हें भी लगता है, वैसे ही दादा को भी। अगर उन्हें प्यार होता ना, तो एक बार बेबी को गोद में उठा लिया होता, उससे बातें करते। रिश्ता काका का, लेकिन व्यवहार परायपन का। मामा, काका ने मुझे 2 चॉकलेट दिए, एक मुझे और दूसरा बेबी के लिए। ये देखो मेरी जेब में। अरे ये कब दिए? कल जब अपने आए थे, बेबी नानी के यहाँ गई थी, इसलिए उन्होंने दोनों चॉकलेट मुझे ही दे दिए। ला, इधर दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। दे ना, मैं कह रही। बाबा देखिए ना माँ बंडू। को। अरे जाने दो लीलू। ए, तुम बाहर देखो। ये आपकी लड़की जन्म से ही गूंगी है क्या बहन जी? हाँ जी। अरे तो इसे गूंगे बहनों के स्कूल में भर्ती करवाना। आजकल तो बहुत से गूंगे बच्चों को वहाँ बोलने के लिए भी सिखाया जाता है। अरे मेरी एक भांजी ही ऐसी थी, गूंगी थी। वो ग्रेजुएट तक पढ़ी है और अच्छी नौकरी भी लगी है। वैसे वो उतना साफ बोलती नहीं है, पर फिर भी बोल तो लेती है ना। इसका नाम क्या है बहन जी? सुरेखा। अरे वाह वाह वाह, नाम की तरह सुंदर भी है ये तो। वही तो फिक्र की बात है बहन जी। दिखने में अच्छी और ऐसी गूंगी रही तो क्या होगा आगे? अरे बोलेगी, ऐसे बच्चे भी होते हैं दुनिया में। पर जो जन्म से गूंगे हों, ऐसे बच्चे भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। सिखाने से ज्यादा एक खास बात, यानी हमेशा इनके पीछे बोलने के लिए लगे रहना होता है। ये बोलने लगे, इसके लिए मैं चाहे जो व्रत पूजा सब करूंगी। हमारी देवी माँ के आशीर्वाद से बेबी की वाणी आ जाए तो मैं देवी की सेवा करूंगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी। बोलेगी जी, बोलेगी, जरूर बोलेगी। बाकी आपका ये लड़का बहुत बोलता है। इसकी बकबक का तो कुछ मत पूछिए। एक के पीछे एक प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है हमेशा। क्या हुआ माँ? मुझे बुलाया क्या? कुछ नहीं, तू बाहर देख। अच्छा। ये आपके वो मिस्टर क्या करते हैं? प्रोफेसर हैं गणित के। अच्छा, लो, प्रोफेसर होते हुए भी इन बातों पर विश्वास है उनका? उनको मुझ पर विश्वास है, वो मेरे लिए आए हैं। माँ, ओ माँ, माँ वो देखो। क्या है?
पहले पेड़ भाग रहे थे, अब तो घर भी पीछे की ओर भागते जा रहे हैं। देखो ना माँ। तू ही देख। अच्छा। सुनो जी, अपनी बेबी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। हाँ? क्या कहा? मैं कह रही थी अपनी बेबी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। करेंगे। आपको तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। अरे ऐसा किस लिए कहती हो? मैं इतनी जी जान से कह रही हूँ और आप इत्मीनान से कहते हैं करेंगे। ऐसी बात नहीं है लीलू, जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं। हमने दुर्लक्ष्य किया है क्या? इलाज चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो निश्चित बोलने लगेगी। हे ईश्वर, बेबी जल्दी बोलने लगे जिससे बंडू का मुंह बंद हो। क्या हुआ माँ? क्या बाबा? कुछ नहीं। अच्छा। इसका मुंह बंद करने के लिए कोई दवाई देखनी चाहिए। हमेशा प्रश्न। लो, अब हंसने की क्या बात है? इंसान बड़ा मजेदार है लीलू, जो बोलता है वो कब मुंह बंद करेगा और गूंगी लड़की कब बोलेगी, इसके लिए तुम मनौती मानने चली हो। आपको मालूम है हम बेबी को अस्पताल में रखने की बात कर रहे थे ना, तो ये चालाक कहता है माँ बेबी को अस्पताल में ही रखेंगे, वापस नहीं लाएंगे। और जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगा पड़ोस के सारे बच्चे मुझे गूंगी का भाई कहकर चिढ़ाते हैं। अरे हंसते हैं आप? बंडू, उससे क्या पूछते हैं? क्या हुआ बाबा? कुछ क्या नहीं। हुआ? कहिए ना। कुछ नहीं हुआ। अच्छा माँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। क्या बताऊं? ये गाड़ी चलते हुए हमसे प्रश्न पूछती है, क्यों, किस लिए? इसका उत्तर बताओ ना। मुझे नहीं मालूम ऐसे प्रश्नों के उत्तर, अपने बाबा से पूछ। बाबा से? हाँ, ऐसे बिना सिर पैर के प्रश्न पूछने की और उनका उत्तर ढूंढने की आदत इन्हीं की है। बाबा, माँ कहती है मुझे नहीं मालूम, आप ही बताइए ना। बताऊं? हाँ बाबा। बंडू के लिए, बेबी के लिए। सच बाबा? हाँ। बंडू के लिए, बेबी के लिए। बंडू के लिए, बेबी के लिए। बंडू के लिए, बेबी के लिए। बंडू के लिए, बेबी के लिए, बंडू के लिए, बेबी के लिए। माँ, मुझे तुम्हारा हमारे साथ चलना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह, क्या मुझे तेरे एडमिशन की चिंता नहीं? लेकिन मेरे साथ बाबा है ना। बाबा, अब आप ही समझाइए ना माँ को कुछ। बेटे, वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए आ रही है। यानी? अभी पिछले हफ्ते मुझे 1-2 बार चक्कर आए थे, इसलिए मैंने उससे साथ चलने को कहा था। उधर एडमिशन की भागम भाग में मैं तबीयत की ओर ध्यान नहीं दे सकूंगा। ये साथ होगी तो ठीक ही रहेगा। अब बता, मैं आऊं या नहीं? अच्छा ठीक है माँ, चलो, लेकिन जरा जल्दी करो ना माँ, गाड़ी छूटने का समय हो गया। चलो लाओ, सामान मुझे दो, ये सूटकेस मुझे दो। हाँ, अंदर आओ। हाँ, माँ, मुझे सबके सामने बंडिया मत कहना। बाबा, आप और माँ वहां बैठ जाइए, मैं इधर बैठता हूँ। सुन, अपना बैग मुझे दे दे। ला इधर। अरे रहने दो उसके पास ही। पर तू इधर ही बैठना हमारे पास। नहीं माँ, मैं इधर ही बैठूंगा। और बैग ला, वो मुझे दे। अरे रहने भी दो उसके पास। सुधीर। जी बाबा। थोड़ी देर के बाद मैं बुलाऊंगा, तब इधर आना। अच्छा बाबा। उसने कहीं गुम कर दिया तो? कुछ नहीं घुमाएगा। आप भी कमाल करते हैं। क्या होता अगर वो यहाँ बैठ जाता? अरे उसे तुम्हारे पास बैठने की इच्छा नहीं है। माँ से शर्म आती है। सही देखा जाए वाह 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 वाह, रेलवे की नजर उतारी जाए लीलू। क्यों जी? अरे इतने अच्छे कंपार्टमेंट्स तो पहली बार देख रहा हूं मैं। इतनी सफाई, सब पंखे चालू, अरे रंग रोगन भी किया हुआ। अरे लीलू देखती हो? आपका रेलवे पर बहुत प्रेम है ना, उसी का परिणाम है ये। माँ, बाबा का रेल पर प्रेम है?
अरे इनकी तो कुछ मत पूछ। इन्हें रेल और रेल यात्रा दोनों बहुत पसंद है। और उसमें भी खिड़की के पास बैठने के लिए अभी भी बच्चों की तरह मचलते हैं। तो फिर खिड़की खोलूं? अभी नहीं बेटे, पानी गिर रहा है बाहर। लीलू, तुम और लता दोनों उधर बैठो, हम दोनों इधर बैठते हैं। अरे लता, क्या हुआ तुम्हारे सिर में? कुछ नहीं, वो ऊपर से पानी की बूंद गिरी है। अभी अभी रेल की तारीफ की और पानी गिरना शुरू हो गया। बाबा, रेल और डाक, इनकी कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। हाँ। अरे अरे लता, वो देख, ये पानी तो अपने थर्मस से गिर रहा है। यानी हमारी रेल अच्छी है और सभी अच्छी बातों की तारीफ करनी ही चाहिए। हमें रेलवे वालों को लिखना चाहिए कि आपकी इस गाड़ी की सेवा बहुत अच्छी थी। ये आपको सूचित करना चाहते हैं आपका देश पांडे परिवार। भाई, ये काम तो आप ही करिए बाबा, मैं तो शिकायत के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा रेल वालों को। हाँ सुनो जी, हमारे टिकट वसंतराव जमाई जी ने दिलवाए हैं ना? हाँ हाँ, मैंने कहा कि हम सेकंड क्लास स्लीपर से चले जाते हैं, परंतु वे माने ही नहीं, फर्स्ट क्लास के टिकट लिया है। हाँ माँ, खुद गाड़ी लेकर स्टेशन तक आए, और तो और गाड़ी में सामान तक रखवाने में हमारी मदद की उन्होंने। सच कमाल कर दिया उन्होंने। कमाल अब मालूम हो रहा है, लेकिन याद कर लीलू। क्या बाबा? इसे वसंतराव जमाई के रूप में पसंद ही नहीं थे। क्या कह रहे हैं बाबा? सच माँ? ऐसा नहीं है रे, अब देखना, अपनी बेबी अच्छी ग्रेजुएट है, हाँ? और वसंतराव केवल एसएससी पास, बस इसीलिए मैं तैयार नहीं थी। कमाल है माँ, उनकी फैक्ट्री देखी तुमने? उसके अकेले की नहीं सुधीर, बहुत सी माओं के कमाल है उसमें। लीला को ही क्यों, अपनी पत्नी से पूछ, उन्हें किसी ने बताया था कि तुम केवल डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर हो, डिग्री होल्डर नहीं, इसलिए उनकी ओर से जरा आनाकानी हो रही थी। पूछ उससे। सच लता? हाँ, वो थोड़ा। और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं? मैं क्या बोलती, मैंने तो केवल आपको पसंद किया था, और बाकी बातें तो माँ और भाई देख रहे थे। हाँ, यदि मैं डिप्लोमा होल्डर होता तो लता राजे, श्रीमती लता देश पांडे ना बन पाती। ये देख बंडू। माँ, मुझे फिर बंडू कहा तुमने। अच्छा अच्छा, सुधीर। भाई मेरी जबान पर तेरा सुधीर नाम नहीं आता। कहने दीजिए ना, आखिर माँ है वो आपकी। नहीं लता, मुझे नहीं पसंद ये सब। रास्ते में अगर आसपास के सभी लोग मुझे बंडू कहकर पुकारें तो? जब से मैंने सब लोगों को मना किया है, तब से सब मुझे सुधीर नाम से ही पुकारते हैं। हाँ। अच्छा बाबा, ठीक है। सुधीर, ये देखिए, क्या कहने वाली थी मैं तो भूल ही गई। चलो जाने दो। 3 दिन वसंतराव के घर मेहमान बनकर रही तो अच्छा लगा ना? माँ को अच्छा ना लगने वाली इसमें क्या बात हुई बाबा? अरे बीवी की शादी तय हुई तो 8 दिन तक मुझसे बात नहीं की। अब जाने दीजिए ना, बार बार उस बात को क्यों दोहराते हैं? अरे क्यों जाने दें, बहू के सामने इसलिए कह रहा हूं कि वो सुने। लता, डिग्री से आदमी की योग्यता नहीं परखनी चाहिए। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने कभी भी पदवी प्राप्त नहीं की, लेकिन जीवन में बेहद सफल हुए। शुरू हो गए ना दुनिया भर के उदाहरण। चर्चिल नहीं तो आइंस्टाइन। अपने पास की ही एक मिसाल दूं बाबा? बोलूं? हाँ हाँ बता, अच्छी जानकारी तो होनी ही चाहिए। माँ, तुम्हारा भाई यानी मेरा अनिल मामा 12वीं तक तो जैसे तैसे पढ़ा, लेकिन आज कितना बड़ा बिल्डर है, मोटर है उसके दरवाजे पर। इतना ही नहीं, एक न्यारा सा बंगला भी है। बहुत परिश्रमी है वो। अरे मैं तो उसे बचपन से देख रही हूँ। लीलू, धंधे में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। ये देख माँ, बंडिया नहीं, सुधीर सुधीर सुधीर। हाँ बाबा, सुधीर। बेटा, धंधा करना कोई आसान नहीं होता। बेबी बता रही थी मुझे। क्या कह रही थी? यही कि वसंतराव ने लगभग 1.5 लाख का कर्जा चुकाया है बैंक को। लीलू, तुम ये अच्छी तरह समझ लो कि वसंतराव का कर्जा 1.5 लाख का है और एसएस 3-4 लाख के। पर बाबा, ये थोड़ा रिस्की नहीं है? अरे रिस्क इस बात में नहीं है बेटे, नौकरी में रिस्क नहीं। परसों का समाचार पत्र पढ़ा था ना तुमने? हाँ। एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कंपनी ने अपने सैकड़ों मजदूरों को
लिपिकों को जिनकी 25 साल तक की नौकरी हो गई थी निकाल दिया। फिर ये रिस्क नहीं है। तुम्हारा काम मालिक को पसंद ना आए वो तुम्हें निकाल सकता है। लेकिन बाबा ये सब वसंतराव में मैंने देखा कि उसमें चुनौती स्वीकार करने की जिद है। जिस समय मैं पहली बार उसकी फैक्ट्री में गया तो उसी समय उन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरे ऊपर 2.5 लाख का ऋण है। लेकिन बेबी तो 1.5 लाख कह रही थी। इसका मतलब ये कि इन 4 महीनों में 1 लाख चुका दिए हैं। ऐसे हिम्मत वाला जमाई पसंद नहीं करना था तो क्या पेन रगड़ने वाला क्लर्क पसंद करना था? बाबा मैं एक बात पूछूं? पूछो ना। देखो लता, हमारे घर में तुम पुत्र वधू, ये तुम्हारी सास, मैं तुम्हारा ससुर, ये तुम्हारा पति, इस तरह के रिश्ते नहीं है। सुधीर जब 20 साल का था तब से उसे एक दोस्त की तरह मानता हूं मैं। वैसे तुम भी बिल्कुल खुलकर हमारी बेटी की तरह रहना, लेकिन कुछ बातें मानना जो मैं या लीला तुम्हें समझाएंगे। पहले तुम पूछो, क्या पूछना है? वो बाबा मेरे दूर के रिश्ते के एक भाई हैं। वो भी ऐसे ही कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने धंधा शुरू किया, मेहनत करने में वो पीछे नहीं, फिर भी उन्हें धंधे में सफलता नहीं मिली। बस इस कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है। जीवन साथी के चुनाव की परीक्षा मेरी दृष्टि में निराली है, क्योंकि मैं सफलता को या सुरक्षित होने को जीवन नहीं मानता। मैं चुनौती को जीवन मानता हूं। और ये प्रेरणा देने वाली युवती अगर युवक को मिल जाती है तो वो असफलता को सफलता में निश्चित रूप में बदल सकता है। लेकिन बाबा ये पहचान कैसे हो? इसकी जानकारी देने वाली कोई मशीन नहीं है बेटे। अब देखो ना, हमारे देश में बीएससी पढ़ा युवक बैंक में, बीए पढ़ा होटल में, हर अंगूठा छाप किसी अशासकीय पाठशाला में सचिव बन जाता है। ये दुर्भाग्य बदलना तो हमारे बस में नहीं है बेटे, पर जो हमारे बस में है वो नई पीढ़ी के लोग समझ लें। लता, इसलिए ध्यान में रहे कि घर को घर बनाती है घर के लोगों की एकता। एक बात ध्यान में रखो, सभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन गलती हुई है ये बात मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा तुम नहीं करना। ले लो जी। अब खिड़की खोलो जरा। अब गाड़ी की रिदम सुननी है क्या? हाँ ले लो। ये रिदम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा आज ये गाड़ी फिर वही प्रश्न पूछ रही है, क्यों, किस लिए? हाँ बेटे, इसका जवाब आज तक हम तीनों ने दिया है, लेकिन आज लता देगी। बोलो लता। अब मैं? हाँ तुम। बताऊं? हाँ बोलो बेटे। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। गुड। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। आप तो दुनिया से विरले ही हैं। क्यों? लोग बीमार होते हैं तो अपने घर बैठते हैं, और एक आप हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं तो उसका इलाज रेल यात्रा। चलिए, हुआ ना आपके मन जैसा? अब बैठिए खिड़की के पास। कितना सच बोलती हो लीलू तुम। सच, रेल यात्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है। खिड़की के पास बैठकर जब बाहर देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया देख रहा हूँ। वो पेड़, वो पहाड़, वो घर सब मुझे मिलते हैं।
उसमें गाड़ी के पहियों की आवाज, मेरे पसंद की रिदम। फिर उसके लिए खिड़की खोलूं क्या? नहीं, अभी नहीं। जब मुझे सुनना होगा बताऊंगा तुम्हें। लेकिन ये बैग क्यों खोल रही हो? ये लो स्वेटर, आते समय स्टेशन पर बंडू ने दिया था। बंडू ने नहीं, सुधीर ने। बंडू ने, सुधीर ने, बंडू ने, सुधीर ने, बंडू ने। हम दोनों ही जिद्दी हैं, यही सच है। और मरते दम तक वैसे ही रहेंगे। अच्छा, सुधीर ने क्या कहा? कहा कि बाबा को कहना खिड़की खोलनी हो तो ये स्वेटर पहनकर बैठे। और उसकी पत्नी ने यानी लता ने आपके लिए ये कंटोपी दी है। और तुम क्या दे रही हो? मैं? कुछ नहीं, बस आपके साथ हूँ। फिर और क्या चाहिए? हजारों सैनिक कौरवों के लिए, लेकिन अर्जुन को केवल श्री कृष्ण चाहिए थे। वैसे ही तुम मुझे मिली हो लीलू। अब चाय दूं? लाई हूँ थर्मस में। चाय लूंगा मैं, लेकिन पहले कुछ गपशप कर ले। वो मत कहिए, खाने को कुछ चाहिए तो कहिए, दे देती हूँ। पर बोलने को मत कहिए, क्यों? यही ना लीलू, तुम्हारे और मेरे ग्रह कैसे हैं भगवान जाने। कुछ ना बोलने वाले ग्रहों की कुछ करने वाले ग्रहों से युति है। बस आपका धंधा बोलते रहना और मेरा धंधा काम करना है। हाँ, ऐसा नहीं है। पिछले साल तुम मेरी मना शांति के लिए सब रिश्तेदारों के सामने बहुत अच्छा बोली थी। मुझे याद है तुम्हारी बातें। मैंने इन पर प्रेम से ज्यादा भक्ति की है। जाने भी दो ना, मैंने उस दिन जो कहा सो कहा। नहीं लीलू, तुम बहुत अच्छा बोली थी। और फिर उस दिन तुम बहुत सुंदर भी लग रही थी। मैं और सुंदर? हाँ। 55 साल की सुंदर बुढ़िया। क्या पागल हो गए? इस सुंदरता को उम्र की नाप नहीं माना जाता लीलू। ये शरीर सुंदर नहीं होता, हृदय सुंदर होता है। इंसान को ऐसे ही सुंदर होना चाहिए। शारीरिक यौवन क्या तो भी क्या, मन का यौवन रहना चाहिए। चाय दूं आपको? क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें? थर्मस है ना? वो तो है, लेकिन विषय बदलेगा। कैसा विषय? मेरी प्रशंसा का। वो तो मैं कब का बदल चुका हूँ। अच्छा। सुनिए, उस खिड़की से बाहर देखिए। देखो, तुम भी देखो। और तुम्हें क्या दिखाई देता है बताओ? मुझे तो पेड़ पीछे पीछे भागते नजर आते हैं। बचपन में सुधीर भी यही कहता था। उस पर मैंने कहा था, अरे पेड़ नहीं भागते हैं, हम भाग रहे हैं। जीवन यानी भागम भाग। ये चाय लीजिए, अच्छी गर्म ही रही। अब तुम भी लो ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अभी। फिर अभी इस पल तुम्हें क्या चाहिए वही बताओ। कुछ नहीं। अब मैं बताऊं क्या चाहिए? अभी मैं चुपचाप बैठा रहूं, यही तुम्हारी इच्छा है। सच है ना? लेकिन आप कहाँ चुप बैठेंगे? अब चुप्पी साधने से मैं अनईजी होता हूँ। लीलू, अगर आज तुम मेरे साथ यात्रा ना भी करती ना, तो भी मैं अकेला ही अपने आप से बातें करता। अच्छा। लीलू लीलू कहते हुए तुम्हारी काल्पनिक मूर्ति से बातें करता मैं। अच्छा, तो ये सब मुझे घर में बताते तो मैं ना आती। इतनी तकलीफ होती है मुझसे? नहीं, मैं तो यूं ही बोल गई। सुनो जी, अब आप थोड़ी देर लेट लो। लेटूं? पर तुम्हारी गोद में सर रखकर, ठीक है? ठीक है।
क्या हुआ? यकायक जाग गए? मुझे सपना आया लीलू। 2 मिनट में? हाँ, पिछले समय तुम्हारे साथ जो घटना घटी वही फिर से मुझे सपने में दिखाई दी। कौन सी घटना जी? तुम्हारे कैंसर का टेस्ट। हमारी कॉलोनी में हुए कैंसर के मुफ्त जांच शिविर में हम दोनों गए थे। मेरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और तुम्हें टाटा हॉस्पिटल में दूसरी जांच के लिए बुलाया था। कैसे वो जांच का महीना निकला ये मुझे ही मालूम है। रोज आपका हाथ अपने हाथों में लेकर जाती और वापस आती थी। कैंसर पक्का नहीं है ये समझने तक मैं कैसे रही। पर उस महीने तुम अपने जीवन का सही अर्थ जान पाई लीलू। हाँ। मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी फिर भी तुम स्थिर थी। उल्टे मुझे ही ढाढ़स बना रही थी। मुझे कहती थी आप कुछ चिंता मत कीजिए जी, मैं स्थिर हूं। मैंने कुछ पाया है। मेरी उम्र खत्म हो रही है तो हो जाने दीजिए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। लीलू जाने भी दीजिए। अब क्यों याद करते हैं वो सब? अरे वो यादें अब दुखी होने के लिए नहीं है लीलू, बल्कि मुझे बहुत संतोष मिलता है। मृत्यु से सामना करने का साहस तुझ में आया, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। सच लीलू, मुझे तुम पर नाज है। लेकिन ये सब यहाँ क्यों? अरे यहाँ कौन है तुम्हारे और मेरे अलावा? घर पर तुम मुझे ये सब बोलने ना दी थी। थोड़ी चाय दो मुझे। अभी तो ली है चाय, अब आधे घंटे के बाद लेना। अच्छा, मेरी डायरी लाई हो ना? हाँ लाई हूँ। दूं? हाँ दो। लो। लीलू, ये मेरी डायरी यानी मेरे जीवन की कमाई है। मेरे कर्तव्य का, मेरे चिंतन का हिसाब इस डायरी में है। लीलू, मुझे कभी वसीयत लिखने की इच्छा हुई ना तो केवल 2 लाइन की होगी। मेरी सारी दौलत यानी चिंतन की दौलत इस डायरी में है। जिन्हें जैसी चाहिए वैसे ले ले, लूट ले। इसमें क्या मजा नहीं है लीलू? किसी भी बात की आसक्ति ना होने जितना आनंद। देखो, अब हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारे बच्चे हमें चैन से रखते हैं। हाँ जी। इससे ज्यादा रईसी कुछ नहीं है। इसका कारण एक ही है लीलू, हमने उन्हें विचारवान बनाया, तभी तो वो मन के रईस हुए, नहीं? हाँ। हमारे पास जो ईमानदारी और निष्ठा है वो मुझे इस यात्रा ने दी है लीलू, इस यात्रा ने। अब जरा खिड़की तो खोलो। जी। रिदम सुनाई दी? हाँ, यही मेरे पसंद की रिदम है लीलू। क्यों, किस लिए? और इस प्रश्न का उत्तर जिसे मिल गया उसी ने सही मायने में जीवन बिताया। मुझे याद है, हम हनीमून के लिए निकले थे, तब तुमने इस रिदम का जवाब दिया था, तेरे लिए, मेरे लिए। आज उम्र के 62वें साल में फिर वही प्रश्न। आज इसका जवाब मैं देता हूं। दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? हाँ, क्योंकि अब मुझे दूसरों के लिए ही जीना है। हाँ लीलू, दूसरों के लिए, सिर्फ दूसरों के लिए।
क्यों, किस लिए। अभी आप श्री श्याम फड़के के मराठी नाटक कशासाठी कुणासाठी का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्रीमती अकल्पिता तुलापुरकर ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। विनायक श्री अश्विनी कुमार, नीलू श्रीमती वीणा होरा, बंडू मास्टर यमन कौशिक, सुधीर श्री बाबला कोचर, लता श्रीमती हर्षबाला, अटेंडेंट श्री देवप्रकाश और महिला यात्री श्रीमती कमला कुमारी चोपड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।